रोजगार मेला के 17वें संस्करण के आयोजन के अवसर पर आज इस मंच पर विराजमान माननीय विधायक मलिहाबाद बहन श्रीमती जयदेवी जी, माननीय विधायक मोहन लालगंज, मेरे भाई श्री अमरेश कुमार जी, पोस्ट मास्टर जनरल लखनऊ परिक्षेत्र श्री सुनील कुमार राय जी और इस सभागार में उपस्थित डाक विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी, सभी हमारे मीडिया बंधु और विशेष तौर से आज के हम सभी यहाँ पर आए हैं, देश के कोने कोने से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अलग अलग पदों की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी सफल अभ्यर्थीगण और इस सभागार में मौजूद सभी अन्य विशिष्ट अतिथियों का मैं 17वें रोजगार मेला के अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का स्वागत भी करती हूँ। मेरे लिए इस अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होना बेहद प्रसन्नता का विषय है। आप जानते हैं कि इस रोजगार मेला का आयोजन हमेशा से करें। आज देश के 40 अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है और सभी जगह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिपरिषद के अलग अलग मंत्रीगण उन विभिन्न 40 स्थानों पर मौजूद हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुभारंभ होने के उपरांत 51,000 से अधिक हमारे ऐसे सफल अभ्यर्थी हैं जिनको उनके नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे और मुझे भी सौभाग्य मिल रहा है आप सबके बीच आप सबको वो नियुक्ति पत्र सौंपने का, इसलिए मेरे लिए बहुत खुशी का ये अवसर है। आज हमारे भारत सरकार के ऐसे तमाम विभाग हैं, गृह विभाग है, डाक विभाग है, मेरा अपना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग है, वित्तीय सेवाएं हैं, उच्च शिक्षा है, ऐसे बहुत सारे रेल विभाग हैं जिसके तहत आप में से अलग अलग अभ्यर्थी अलग अलग पदों पर अपने कार्यभार को संभालेंगे। आप सभी जानते हैं कि रोजगार मेला की श्रृंखला का प्रारंभ वर्ष 2022 में हुआ और मिशन रिक्रूटमेंट के तहत हमने मिशन मोड पर काम किया और रोजगार सृजन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पक्की सरकारी नौकरी देश के युवाओं को सौंपने का काम किया है। और ये रोजगार मेला महज एक सामान्य सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत सरकार की रोजगार सृजन के प्रति प्राथमिकता को एक प्रतीक के रूप में ये रोजगार मेला की पहल है। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि अब तक हम 16 संस्करण आयोजित कर चुके हैं और हमने जब इस श्रृंखला को प्रारंभ किया था तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था और उस लक्ष्य को हम पूरा भी कर चुके हैं। मैं समझती हूं कि उससे हम आगे निकल चुके हैं। आज के इस अवसर पर जब आप सभी अपने नियुक्ति पत्रों को प्राप्त करेंगे तो आपको हम सबकी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहती हूं क्योंकि आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। आप एक नए कार्यभार को ग्रहण करने जा रहे हैं, लेकिन इस अवसर पर केवल आप ही बधाई के पात्र नहीं है अपितु आपके परिवारजन, आपके तमाम शुभचिंतक, मित्र, समर्थक, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसने किसी न किसी रूप में आपकी इस सफल यात्रा में अपना योगदान दिया है, उनको भी मैं अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। मैं स्वयं सार्वजनिक जीवन में और इसलिए आपसे ये बात कहना चाहती हूं कि हम में से कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल होता है तो ये हमारी अकेले की सफलता नहीं होती।
हमारे साथ बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। मैं अगर सार्वजनिक जीवन में सफल हूं, विधायक हूं, सांसद हूं, मंत्री हूं, तो मैं इसका श्रेय अकेले नहीं ले सकती। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा बहुत सारे ऐसे शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, जिन्होंने किसी न किसी रूप में मुझे इन ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अपना योगदान दिया है और मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं। और आपको भी यही कहना चाहती हूं कि निश्चित रूप से आज इस नियुक्ति पत्र को जब आप प्राप्त करेंगे तो अपने सपने, अपने आकांक्षाओं की पूर्ति का एहसास आपको होगा, लेकिन साथ में इस आभास से भी आप स्वयं को अलग न करें कि यह नियुक्ति पत्र आपके हाथों में बहुत सारे लोगों के योगदान के कारण आया है। और आप स्वयं सोचेंगे तो सबके छोटे छोटे योगदान को आप स्मरण भी कर पाएंगे। हम जब किसी भी पद को ग्रहण करते हैं तो हमारा दायित्व होता है कि हम उस समाज को कुछ वापस लौटाएं जिस समाज ने हमें यहां तक पहुंचाया है। पिछले रोजगार मेला में यदि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुना होगा तो उन्होंने एक मंत्र दिया था, नागरिक देवो भव। और मैं उसको दोहराना चाहती हूं, आप सबसे यही कहना चाहती हूं कि आप सरकारी विभागों में जा रहे हैं। हमारे देश में आज भी सरकारी नौकरी पाना बहुत सारे परिवारों का स्वप्न होता है। हालांकि हमारी सरकार सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी देश के युवा आगे बढ़े इसके भी प्रबंध कर रही है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगी। किंतु सरकारी नौकरी बहुत सारे परिवारों की अभिलाषा होती है और जब हम इस सरकारी पद को ग्रहण करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया, नागरिक देवो भव, यानी देश का कोई भी नागरिक जब आपके पास आता है बड़ी आकांक्षा के साथ आता है, बहुत अपेक्षाओं के साथ आता है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मेरे पास भी कोई मतदाता आता है, सामान्य नागरिक आता है तो अपेक्षा लेकर आता है कि सांसद है, मंत्री है, उनके पास ये काम लेकर जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ हमारे हाथ में होता भी। तो आप सब भी यही प्रयास करें कि देश का कोई भी नागरिक आपके पास यदि आता है तो उसकी अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से आप पूरा कर सकें, क्योंकि हम सभी नागरिकों को बेहतर सेवाएं देकर ही अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। और एक्सीलेंस जो होती है, उत्कृष्टता जो होती है, वो तभी आती है जब हम ये पहचान पाते हैं, ये पहचानने की क्षमता अपने अंदर विकसित करते हैं कि हमारे काम में अभी भी क्या कमी है। मैं कुछ दिन पहले एक बहुत ही प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप के एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम में गई और वहां मैंने यही कहा था कि एक ही काम एक से अधिक लोग कर सकते हैं, लेकिन आज एक्सीलेंस अवार्ड उन्हें ही मिल रहा है उन सारे लोगों में से जिस एक व्यक्ति ने उस कार्य को सबसे बेहतरीन ढंग से किया है। और उत्कृष्टता एक अप्रोच होती है, एक एटीट्यूड होता है, और इसके लिए जरूरी है कि हम ये पहचाने कि अभी भी हमारे काम में सुधार की क्या गुंजाइश है। यानी अपने माइनस पॉइंट को पहचानना ही वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो हमें उत्कृष्टता की ओर, एक्सीलेंस की ओर लेकर जाता है। और इसलिए रोजगार मेला की श्रृंखला के तहत, मिशन रिक्रूटमेंट की इस व्यवस्था के तहत हमने आई गॉट कर्मयोगी प्रारंभ ये व्यवस्था भी बनाई है, जिसमें आप बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं जिसके जरिए आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और ये आई गॉट कर्मयोगी प्रारंभ एक ऐसा अनूठा प्रयोग है, अपने तरीके का एक नया प्रयोग, जिससे आपके अपने कौशल में सुधार हो सकता है, आपकी अपनी कार्य में जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, वो बढ़ सकती है। वही काम कितने अलग ढंग से और बेहतर ढंग से किया जा सकता है, इसकी कोशिश आई गॉट कर्मयोगी के माध्यम से की गई है। तो जब आप अपने दायित्व को ग्रहण करेंगे
तब आईगॉट से भी आपका सामना होगा। और मैं आपको आग्रह करना चाहती हूं कि इस आईगॉट कर्मयोगी प्रारंभ का भी आप भरपूर उपयोग करें और अपने प्रोडक्टिविटी को, अपने एफिशिएंसी को आप बढ़ाएं। और आप देखिएगा कि जब आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपका काम बेहतर नजर आएगा तो आपको भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा। अपने काम को और भी बेहतर ढंग से करने से हमें बहुत संतुष्टि होती है। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर बहुत सारे सांसदगण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे माननीय सांसदगण होते हैं जिन्हें अलग अलग फोरम्स पे सांसद रत्न अवार्ड मिलता है। एमपी के भी एक्सीलेंस अवार्ड होते हैं। हम सबका मूल काम एक ही है, लेकिन हम अलग अलग लोग भी अपने काम को अलग अलग ढंग से करते हैं और उसको कौन कितनी बेहतरी से करता है, यानी जनता के लिए कितने अधिक समर्पण भाव से करता है और कैसे हम एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका को और बेहतर बना सकते हैं, यह भी तय करता है कि एक सांसद दूसरे सांसद से कैसे अलग है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप किसी भी भूमिका में हो, हमारी कोशिश, हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे कार्य में उत्कृष्टता। आज भारत सरकार केवल सरकारी नौकरी देने के लिए प्रयासरत नहीं है, बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि हमारे देश का नौजवान स्वावलंबी हो, केवल नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भी बने। और भारत के युवाओं में अपार क्षमता है। आज भारत तो दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र कहा जाता है, इसलिए क्योंकि हमारे देश की 65% आबादी आज 35 वर्ष की आयु से कम है। तो इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास। और आपको जानकर खुशी होगी कि आने वाले दशक में ग्लोबल वर्कफोर्स में 24% कॉन्ट्रीब्यूशन भारत के युवाओं का होने वाला है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा पोटेंशियल हमारे पास है, और इतना बड़ा पोटेंशियल है तो उसका सदुपयोग भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इस क्षमता का, इस ऊर्जा का सही ढंग से उपयोग नहीं किया तो भारत को और दुनिया को होने वाले बहुत बड़े लाभ से हम वंचित रह जाएंगे। और भारत सरकार ऐसे तमाम प्रयास पिछले 11 वर्षों में कर चुकी है और आने वाले समय में कर रही है, जिससे युवाओं की क्षमता का भरपूर उपयोग हो। आप देखिए, आज भारत की इकोनॉमी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। यानी कभी आज से 11 वर्ष पूर्व की मैं बात करूं तो हमारी इकोनॉमी की चर्चा होती थी फ्रेजाइल 5, यानी दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में एक अर्थव्यवस्था भारत की। लेकिन भारत की इकोनॉमी आज महज 11 वर्षों में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। और केवल चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर नहीं उभरी है, बल्कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जब दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं उस चुनौती से उबरने का प्रयास कर रही है, ऐसे संकट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और हमारा लक्ष्य है कि 2027 तक हम चौथे पायदान से उठकर तीसरे पायदान पर पहुंचने जा रहे हैं। भारत की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। और दुनिया में इस समय जो तमाम किस्म के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि भारत की जो बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है, उससे किस हद तक दुनिया में खास तौर से जो बड़ी ताकत है उनमें कितनी खलबलाहट है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आज स्वदेशी का भी मंत्र किया कि हमें किसी बाहरी ताकत से डरना नहीं है, अपने देश की शक्ति को ऐसे ही बढ़ाते रहना। और स्वदेशी के आंदोलन के पुनर्जागरण में भी युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। स्वदेशी को दिल से अपनाने में भी आप सब युवाओं को सबसे पहले आगे आना होगा। और मैं इस मंच के माध्यम से आपको आग्रह करूंगी कि स्वदेशी के विचार को आप अपने हृदय में उतारें। देश का इतिहास गवाह है कि भारत में आजादी के आंदोलन से लेकर तमाम जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए, जो क्रांतियां हुई,
उनके सूत्रधार किसी न किसी रूप में युवा हैं। और एक बहुत बड़ी क्रांति को अब देश देखना चाहता है और मैं यही अपील करूंगी कि इस स्वदेशी क्रांति के सूत्रधार भी आप जैसे युवा बने। आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य पे हम सभी को बहुत भरोसा है। भारत के युवाओं में टैलेंट है, भारत के युवाओं में एनर्जी है, भारत के युवाओं में बहुत ताकत है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं और हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। हम दुनिया के किसी देश पर अपनी निर्भरता नहीं रखना चाहते। और जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि तेजी से आज देश के अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है। बहुत सारी योजनाएं हम इसके लिए लाए हैं, PLI स्कीम से लेकर तमाम ऐसे प्रयास हैं जो हमारी सरकार ने किए हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया के लिए भारत एक मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बन गया है, यानी निवेश भी भारत के अंदर आ रहा है। तो जब ऐसी परिस्थितियां हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर विकास हुआ, आप एयरपोर्ट्स की बात करिए, आप एक्सप्रेस वेज की बात करिए, आप नेशनल हाईवेज की बात करिए, आप इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करिए, 5G रोल आउट का विषय उठाइए, मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करिए, आज भारत कहीं पीछे नहीं। यानी बहुत व्यापक स्तर पे आज देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनकर तैयार हुआ। और ये सारी परिस्थितियां जो विकसित हुई है, इसके साथ साथ सरकार ने एक के बाद एक ऐसे कार्यक्रम चलाए, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप मिशन, जिसमें आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनकर उभरा। और हमारी विश्वकर्मा योजना, और अभी आपने सुना था 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत रोजगार योजना का भी ऐलान किया था, जिसमें 1 लाख करोड़ के परिव्यय के अंतर्गत 3.5 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के प्रबंध किए गए हैं, उनके बेहतर उच्च शिक्षा के प्रबंध किए गए हैं, कई नए विश्वविद्यालय और हमारे प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज बनाकर तैयार किए गए हैं। ये सिर्फ इसलिए कि हमारे युवाओं के टैलेंट को पनपने का एक वातावरण देश के अंदर दिए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि खेल से लेकर साइंस से लेकर आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भारत के युवा देश की प्रतिष्ठा, देश के मान को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे। देश की ख्याति लगातार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बढ़ रही है, क्योंकि हमारे युवा जगह जगह जाकर नाम कमा रहे हैं। तो ये सारे प्रयास सिर्फ इसीलिए हैं कि आपकी क्षमताओं का भरपूर उपयोग देश को आत्मनिर्भर बनाने में, देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने में किया जा सके। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबको बधाई देती हूं आपके नए दायित्वों के लिए। आपकी ये यात्रा भारत के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए, ऐसी मेरी शुभकामना है। और आगे बढ़कर आप इस देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। इन्हीं सब कामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।